नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। इस वीडियो में हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन का ये चौथा भाग कवर करने जा रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और यदि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना अध्याय। तो बच्चों, आज हम लोग पहला टॉपिक करने वाले हैं अवतल दर्पण के 3 उपयोगों के बारे में। अवतल दर्पण के 3 उपयोग क्या क्या हैं वो जरा ध्यान दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के 3 उपयोग। लिखें। चलिए देखिए, अवतल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है, हमारा दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किया जाएगा। रोगियों के नाक, कान, गले की जांच के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग उत्तल दर्पण के भी 3 उपयोग को जानेंगे। चलिए, उत्तल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। तो बच्चों, उत्तल दर्पण के 3 उपयोग निम्नलिखित है। चलिए, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए, सड़क के लाइट में। चलिए पुनः फिर से ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण के 3 उपयोग हमारे मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाएगा, सड़क के लाइट में किया जाता है। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा चिन्ह परिपाटी। ठीक है, आज हम लोग चिन्ह परिपाटी पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होती है। दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं बच्चों। इसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं। इस परिपाटी के अनुसार इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। ठीक है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, क्या बोला गया फिर से ज़रा समझने की प्रयास कीजिए। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवतः सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवतः सभी दूरियां क्या मानी जाएगी? धनात्मक मानी जाएगी। बच्चों इस जगह मेरा टाइपिंग जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्रकाशा है, लेकिन फिर भी हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो आप लोग प्रकाश ही लिखें। ठीक है, चलिए हम लोग डायग्राम में समझने की प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दें, ये जो है बच्चों हमारा एक निर्देशांक है। हमने निर्देशांक बना रखे हैं। ठीक है, एक्स और वाई अक्ष का। ठीक है, ये हमारा होता है एक्स और ये हो गया हमारा x1, ये होता है y और ये होता है y1, जो कि ये होता है माइनस के लिए और ये होता है प्लस के लिए, ये भी होता है प्लस के लिए और ये होता है हमारा माइनस के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो पॉइंट है इसके इधर जितनी भी हम नापेंगे वो हमारा क्या होगा? माइनस होगा, और इधर की बात करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। तो आइए हम लोग दर्पण में समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग दर्पण में समझने की प्रयास करेंगे।
बच्चों हमने दो नोट्स दे रखे हैं आपको, दो नोट्स हमने दे रखे हैं, उसे ज़रा ध्यान से देखें। वस्तु U जो है हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। देखिए अभी हम समझा रहे हैं, ये जैसे कि मान लीजिए ये हमारा निर्देशांक है, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है। अब समझिए जैसे कि हमने बात किया अवतल दर्पण की, ये हमारा अवतल दर्पण जब होगा, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण होगा तो इन साइड जितनी भी दूरियां होगी वो सारा का सारा क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगी। ये साइड जितनी भी दूरियां होगी सारा का सारा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और इधर की जो दूरियां होगी वो हमारा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी। ठीक है, चलिए पुनः फिर से समझने की प्रयास करें। वस्तु U हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी बच्चों, ऋणात्मक होगी, चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो, ये दोनों दर्पण में लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नोट्स, उसे भी पढ़ लेते हैं। जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखी जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और ये बाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। देखिए क्या बोला गया है, समझने की प्रयास कीजिए। जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखी जाती है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसे हम लोग पोल बोलेंगे, और ये हमारा फोकस होता है। क्या बोला, जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखा जाएगा, ठीक है, अनंत होता है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। एक मिनट, जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखी जाती है, अच्छा हाँ ठीक, जब वस्तु को जो है अनंत और फोकस के बीच रखेगा, कहीं भी ये फोकस है ये और ये हमारा अनंत है बच्चों, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम वस्तु को कहीं भी रख दें, ठीक है, तो ये बाईं ओर बनता है, इसका प्रतिबिंब जो है बाईं ओर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, पुनः फिर से समझने का प्रयास करें। बच्चों नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नोट है, जरा इन्हें भी ध्यान दें। जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखी जाती है तो वस्तु प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और ये बाईं ओर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी बच्चों, ऋणात्मक होगी। समझने की प्रयास कीजिए डायग्राम में, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है जिसे प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि ये हमारा फोकस है और ये हमारा अनंत है, ये हमारा क्या है बच्चों, अनंत है। ठीक है, इस बीच में अगर आप कहीं भी वस्तु को रख दें, यानी फोकस और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रख दें, तो उसकी प्रतिबिंब जो होगी बाईं तरफ ही होगी, ये नहीं कि इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर तो नहीं आ सकता ना, इधर ही आएगा, तो इसका प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगी। तो जब इसकी प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, और अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच अगर बच्चों रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है ना बाईं ओर बनेगी। कहाँ बनेगी बच्चों, बाईं ओर बनेगी, और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला नोट है हमारा बच्चों, अगला नोट है हमारा, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब दाईं ओर बनाता है और यह आभासी होता है,
तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। ये हमेशा धनात्मक होगी, याद रहे। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब दाईं ओर बनाता है और ये आभासी होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी, प्लस होगी। ठीक है, चलिए यहाँ समझने की प्रयास कीजिए बच्चों, ध्यान दें। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि निगेटिव होगी। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी कि निगेटिव होगी। प्रतिबिंब की दूरी इसमें दोनों होगा बच्चों। अब बोले कैसे, तो देखिए 6 केस हमारा होता है दर्पण में। 6 केस में 5 केस ऐसा है जो कि ये इसका प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, और छठा केस जो होता है हमारा, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के पीछे बनता है, और वो हमारा आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है, वस्तु से बड़ा होता है और ये सीधा भी होता है। तो इसलिए उसका वो दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। समझने की प्रयास कीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है, और ये हमारा फोकस है यानी कि एफ, और ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा ध्रुव है यानी कि पोल। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखते हैं बच्चों, तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और ये हमारा आभासी होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। इस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो हमारा पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होगा। क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। और अगर अनंत वस्तु को अनंत और फोकस के बीच कहीं भी रख दे तो इसका प्रतिबिंब जो है बाईं तरफ बनेगी। इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी बच्चों, बाईं तरफ बनेगी। और मुझे पता है कि बाईं तरफ की दूरी हमारा हमेशा निगेटिव होगी। क्या होगी बच्चों, हमेशा निगेटिव होगी। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की। ठीक है बच्चों, ध्यान दें। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमारा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब समझिए बात को यहाँ पर बच्चों, ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये होता है हमारा प्रधान अक्ष। ठीक है, पता है सभी को कि ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, और इसका जो केंद्र की ओर जो झुका रहता है वो वाला भाग हमारा पॉलिश क्या होता है, और इसका फोकस इधर ही होता है। ठीक है, ये हमारा पोल होता है। ठीक है, इधर जितनी भी वस्तु को हम रखेंगे, जितनी भी वस्तु को, फोकस दूरी क्या हो गया, ये देखिए, ये निर्देशांक हमने बनाया, चतुर्थांश बनाया, इसे हम लोग बोलते हैं माइनस वाला भाग, एक्स बोलेंगे, इसको x1 बोलेंगे। ठीक है, ये इधर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस होगा। और x1 जो हम लोग कहते हैं, इधर क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, और इधर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसकी फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या हो गई बच्चों, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या हो गई, धनात्मक हो गई, पॉजिटिव हो गई। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर जिस बच्चे को समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो है जिस भी चीज़ में आपको डाउट हो वो बताएं हमें, उसके लिए हम दोबारा वीडियो लेकर आएंगे और उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वस्तु की दूरी बच्चों, उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसकी सारा प्रतिबिंब जो है हमारा दाईं ओर बनेगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर रह जाए इसमें तो वह हमें दोबारा बोले, हम उसके लिए दोबारा कंटेंट और दोबारा वीडियो
एक साफ सुथरा वीडियो बनाकर स्पेशल उसके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अभी के लिए फ़िलहाल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवर्धन। क्या है बच्चों? आवर्धन। ठीक है, चलिए आवर्धन किसे कहते हैं, ध्यान दें। किसी दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बच्चों हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। पुनः रिपीट करेंगे। किसी दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि ये वाला जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, एवं वस्तु की ऊंचाई, ये जो वस्तु है हमारी, इसकी ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं और इसे जो है हम लोग m से सूचित करते हैं। ठीक है, किससे सूचित करेंगे बच्चों? m से सूचित करेंगे, यानी कि आवर्धन m बराबर I/O। ठीक है, I/O, यानी कि कहने का मतलब हो गया I मतलब कि हो गया हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, माइनस v होगा, और O यानी कि वस्तु, वस्तु की दूरी हमारा u होगा। आवर्धन बराबर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? माइनस v/u, माइनस v/u। चलिए थोड़ा सा नोट्स पर ध्यान दें। चलिए 2 नोट आपके लिए लेकर आए हैं, इन्हें भी ध्यान दें। आवर्धन गोलीय दर्पण के लिए धनात्मक होगा, समझने की प्रयास कीजिएगा। आवर्धन गोलीय दर्पण के लिए धनात्मक होगा यदि प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो। ठीक है, तो ही वो धनात्मक होगी। ठीक है, नेक्स्ट, आवर्धन गोलीय दर्पण के लिए ऋणात्मक होगा यदि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा हो। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में सभी को। देखिए, कहने का मतलब है धनात्मक आवर्धन जो है धनात्मक कब होगी? यदि गोलीय दर्पण के लिए धनात्मक हो। आवर्धन गोलीय दर्पण के लिए धनात्मक होगा यदि प्रतिबिंब आभासी सीधा हो, यानी कि काल्पनिक हो, तभी धनात्मक होगी। ठीक है, और आवर्धन गोलीय दर्पण के लिए ऋणात्मक होगा यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, तभी ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे सभी कोई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस बच्चे को कोई भी कहीं भी थोड़ा सा भी अगर डाउट रह जाए मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसके लिए साफ सुथरा वीडियो दोबारा लेकर आएंगे। निश्चिंत रहें आप लोग। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों बात करने वाले हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में, मिरर फॉर्मूला के बारे में, तो बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने की प्रयास करें। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दें, दर्पण सूत्र क्या होता है इनके बारे में जानें। वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु, वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच एक संबंध दर्शाता है, जो दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र को इस प्रकार लिखा जाता है, 1/f बराबर होता है हमारा 1/v + 1/u का। ठीक है बच्चों, दर्पण सूत्र क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस का बच्चों 1/u। क्या लिखेंगे? 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक है, जहाँ v हमारा जो है बच्चों वो प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है हमारा वो वस्तु की दूरी है, और f जो है हमारा वो फोकस दूरी है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, हमने लिख भी दिया है, कोई डाउट नहीं होने वाला है। v बराबर क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। u बराबर बोलेंगे बच्चों वस्तु की दूरी, और f बराबर बोलेंगे बच्चों फोकस दूरी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये कैसे हुआ। ठीक है, चलिए डायग्राम में आप लोग समझने की प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक अवतल दर्पण का मतलब कि नक्शा बना दिए हैं, चित्र बना दिए हैं, जिसमें वस्तु की दूरी जो है PB है। यहाँ समझने की प्रयास कीजिए, वस्तु की जो दूरी है बच्चों ये P से लेकर यहाँ B। ठीक है, ये वस्तु की दूरी हो गया हमारा PB। ठीक है,
जिसे हम लोग ये वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक होगी, पता है सभी को, -u। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बच्चों भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, जिसे हम लोग -v बोलेंगे। फोकस दूरी बच्चों पी एफ यानी कि यहाँ तक pf, ये हमारा फोकस दूरी हो गया। वक्रता त्रिज्या pc बराबर r होता है बराबर 2f। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम इसको जो है पूरी तरह से आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि ये पीडीएफ तौर पर बनाए हैं हम। ठीक है, ये आपके लिए समझने के लिए बनाए हैं। ठीक है, जो भी हमें मुझे बताने की ज़रूरत होती है वो हम बता सकते हैं, बट ये हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हम अगली लेक्चर लेकर जब आऊँगा तो मैं उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा। और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल भी है। और जो बच्चे पढ़े हैं, थोड़ा सा भी बहुत पढ़े हैं, तो आप उनको इस पीडीएफ को देखकर आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप पीडीएफ को देख सकते हैं और समझने की प्रयास भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिस बच्चे को इस पीडीएफ की ज़रूरत हो, जिस बच्चे को लगे कि नहीं ये पीडीएफ की ज़रूरत है, तो आप ये जो नंबर है मेरा, इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, यानी कि चैट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप चैट कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल प्लस चैट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम सारा बना के रखे हैं, सारा है इसमें, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना तो मैं गारंटी लूँगा कि आप पीडीएफ भी अगर मेरा देख लेते हैं, आप पीडीएफ से भी खुद से भी पढ़ते हैं, तो आपको शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें हर वो पॉइंट दर्शाए हैं जहाँ की आपको कोई डाउट होने वाला होगा, वहाँ हम पॉइंट दर्शा दिए हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों सिद्ध किए हैं, और भी इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, ये अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर r/2, वो सारा का सारा है। इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेबिंदास पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आप पीडीएफ लेने के लिए सक्षम हैं, तो हम भी पीडीएफ देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जिसे भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करें, उसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए है जो कि हमारे ऑफलाइन क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका घर दूर है। यानी कि ज़िला की बात करें तो ज़िला में बहुत सारे गांव होते हैं, हम किसी गांव में हैं तो आप किसी और जगह से हैं, किसी और थाने से हैं, तो उस बच्चे को जो है पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम तो यही कहेंगे कि लाभ लेने से बिल्कुल ना चूकें। ठीक है, देखिए इसमें आपको मिलेगा सिद्ध करें अवतल दर्पण में F बराबर r/2 या r बराबर 2f। ठीक है, थोड़ा इसे भी एक निगाहें देख ले ध्यान से। हमने हर वो पॉइंट दर्शा दिए हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये खैर बहुत ही बेहतरीन है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पावरफुल है। और अगर अंक स्कोर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा तो कहना है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस नंबर पर कॉल कर दीजिए या फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस एक है कि चैनल को जो है
सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक, ठीक है, और शेयर कर दें। ठीक है, ये 3 चीज़ आपसे हम मांग रहे हैं, ये 3 चीज़ आप दे दीजिए और पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत अच्छे से हम सभी को दर्शाए हैं। ठीक है, एक तो हमने सीखा कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उत्तल दर्पण में भी किए, अवतल दर्पण में भी किए, और एक हमने यहाँ पर ये भी किए कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2 या r बराबर 2f। अब हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में f बराबर r/2 या r बराबर 2f, यानी कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हम इतना इतना लिख दिए हैं, क्या आपको भटकने के लिए? जी नहीं, आपको हर एक पॉइंट हम लिख दिए हैं आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े हैं तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हुए हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अगर नहीं समझे तो आप मुझे बोले, हम आपके लिए जो है एक फ्रेश वीडियो बना कर लाएंगे और आपको समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बेबिंदास आप लोग जुड़े। ठीक है, मैं पुनः फिर रिपीट करूँगा, जिस बच्चे को पीडीएफ की आवश्यकता हो वो हमारे दिए हुए नंबर पर, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाएगी। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और पहला ऑब्जेक्टिव है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फट से जवाब देना है बच्चों, अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। आपतन कोण वह है जो आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए विलंब से बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, परावर्तन का कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए विलंब से बनाती है। ठीक है, इस प्रकार आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो फोकस से होकर गुजरेगी। समझने के क्वेश्चन को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण पर टकरा कर वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात है बच्चों, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2 होगा। ये अभी हम लोग भी देखे हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, f बराबर r/2 है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होगी? दोगुनी होगी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या समझने की प्रयास कीजिए। अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है। ठीक है, ये जो फोकस है और ये जो वक्रता केंद्र है, जो है फोकस दूरी जो होगा वो वक्रता केंद्र की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होगी? दुगुनी होगी, यानी दो बार होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है बच्चों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 2D होता है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा आभासी होगा बच्चों, काल्पनिक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, समझने की प्रयास कीजिएगा, पुनः फिर से समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान दें। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, इसे हम लोग पोल बोलेंगे यानी कि ध्रुव, और इसे हम लोग बोलते हैं एफ यानी फोकस। ठीक है, समझने की प्रयास कीजिए। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है?
ध्रुव और फोकस के बीच। इसकी प्रतिबिंब कहाँ बन रही है बच्चों? दर्पण के अपोजिट साइड यानी उल्टा साइड, दर्पण के पीछे बन रहा है। और ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों? आभासी बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, ठीक है। और ये सीधा प्रतिबिंब बन रही है और ये वस्तु से बड़ा भी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो फट से बताएंगे पॉजिटिव होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो बच्चों पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। चलिए ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आंसर में फट से जवाब देंगे बच्चों, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन को समझे कि इसमें क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। अवतल दर्पण है बच्चों, ध्यान दे, अवतल दर्पण है, कह रहा है द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो तथा वस्तु से बड़ा हो। और हमें पता है कि दर्पण के अपोजिट साइड जो हमारा प्रतिबिंब बनता है और यही प्रतिबिंब हमारा आभासी, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका वस्तु को कहाँ रखने पर ऐसा प्रतिबिंब बनेगा? तो हम बोलेंगे सर जी कि पोल और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तब हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर हमने वही स्पष्ट किए हैं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बच्चों ये हमारा मुख्य दर्पण के ध्रुव हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। इसके बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो ही इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, फट से जवाब देना है बच्चों, कांच में। किसमें? कांच में। और अधिकतम पूछे तो निर्वात में। किसमें बच्चों? निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो फट से जवाब देंगे निर्वात में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, संबंध F बराबर, ठीक है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है, तो बोलेंगे एकदम बिल्कुल सत्य भाई। अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, दोनों दर्पण के लिए ये संबंध सत्य है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों? तो सीधा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा होता है। क्या होगा बच्चों? आभासी तथा सीधा होगा। किसके लिए भाई? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? फट से बता देंगे उत्तल। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहेगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, फट से जवाब देंगे उत्तल दर्पण। अभी अभी हम लोगों ने 3 उपयोग किए हैं, आगे उसमें जाने हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो भाई उत्तल दर्पण लगा रहता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा बच्चों? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो बोलेंगे 50 सेंटीमीटर। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये तो बच्चों के जुआ पर होता है 2। ये तो बच्चे के जुआ पर होता है 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। फट से जवाब देना है बच्चों, अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। समझने की प्रयास कीजिए। जैसे कि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाएगी बच्चों, ये हमारा क्या है? अभिलंब है, ये अभिलंब है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकाव करेगी। किधर करेगी? अभिलंब की ओर झुकाव करेगी, ठीक है। ये हमारा अभिलंब की ओर झुक जाती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। फट से जवाब देना है बच्चों, अभिलंब के निकट। कहाँ मुड़ जाएगी बच्चों?
अभिलंब के निकट। कब मुड़ेगी? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? फट से जवाब देंगे, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा? तो उत्तल लेंस का होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस होता है बच्चों। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, चलिए, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। ये जो है ये चैनल आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 10th का, उनके लिए ये चैनल बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। इस पे आपको ऑल सब्जेक्ट बताई जाएगी और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो निश्चिंत रहें। ठीक है, निश्चिंत रहें, एकदम चैनल से जुड़े रहें और कंटिन्यू क्लास करें। कंटिन्यू वीडियो आता है तो कंटिन्यू क्लास करें। और बच्चों, इन सभी का आप लोग नोट्स भी बनाएं। ठीक है, और जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, हम तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके मंगवा सकते हैं, उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी बच्चों फ्री। क्या? फ्री में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए अभी लेते हैं आप सभी से विदा। थैंक यू, धन्यवाद।